गुड इवनिंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका आरआरबी एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 1 के 30 सेट वाले वॉल्यूम 3 के क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करने वाले हैं, जिसमें कि सेट नंबर 14 के रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं। डिस्कशन हम लोग का रीजनिंग का होगा सेट नंबर 14 की। चलिए सबसे पहला सवाल 50 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए कह रहा है कि ए बी पी क्यू वाई और जेड, मतलब कि 6 लोग हैं एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। चलो ये पंक्ति में बैठे हुए हैं, कितने लोग? 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6। सर पहले लाइन क्यों खींच लिए? क्योंकि यहां का लाइन पढ़िए, पी और क्यू दो छोड़ पे। अब बताइए कि पी और क्यू जब दोनों छोड़ पे हैं, या तो ये होगा पी क्यू या तो ये होगा पी और क्यू, और कोई चांस बन रहा है? नहीं। ए और जेड केंद्र में है। अब ए और जेड केंद्र में है तो ये याद रखो कि ये दोनों जगह किसका है? ए और जेड का। लेकिन अभी क्लियर नहीं है, ए और जेड केंद्र में है। वाई पी के दाईं ओर है, मतलब कि ये लाइन तो कैंसिल हो गया कि वाई कहां पे है, तो पी के दाईं, इधर तो कोई है ही नहीं, तो वाई पी के दाईं ओर है, यही हो जाएगा। तो बी और बच कौन गया? तो बी बच गया। तो पूछ रहा है आपसे सवाल कि बी के बाएं तीसरा कौन है? तो बी के बाएं तीसरा पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा कौन है? वाई है। तो बी के बाएं तीसरा कौन है? वाई पता चल गया। तो 50 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बहुत आसान सवाल था, क्लियर है? चलो फिर अब ए जेड में कंफ्यूजन है, जी हां, लेकिन उससे हमको क्या मतलब है? उससे सवाल थोड़ी पूछ रहा है, पूछ रहा है बी के बाएं तीसरा। तो ये हो गया पहला और दूसरा और तीसरा। पी क्यू छोड़ पर है, अब पी के दाईं तरफ वाई है, मतलब कि ये कैंसिल हो गया। ये सिचुएशन सही था, पी के दाईं तरफ वाई, तो बी के बाएं तीसरा कौन है? आंसर निकल करके आ गया, है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए। तो कोई भी एक लाइन को चुन लो, जैसे कि इसको। अब ये किस में नहीं दिख रहा है? काट दो। तो इसमें तो दिख रहा है, इसमें नहीं, टेढ़ा दिख रहा है। इसमें देखिएगा एकदम ये स्ट्रेट एकदम नहीं दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है। हाँ, लेकिन सी में है, उसके बाद बी में भी है, देख लीजिए, बी में भी है, इसमें भी है, देख लीजिए, है ना, और इसमें भी है। चलो ये चीजें तो मिल गई। अब ये चीजें देखते हैं, तो ये तो कट गया। अब ये इसमें भी है, देख लो, है कि नहीं? फिर इसमें भी है, देख लो, इसमें भी है, मतलब ये तीन। अब ये किस में है? देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं, टेढ़ा होना चाहिए। और फिर ये तो टेढ़ा सिर्फ इसी में दिख रहा है। देखो कैसे, तो ध्यान दो, पेन में चेंज कर लेता हूं। देखो इसमें दिख रहा है, क्लियर वे में दिख रहा है। ये चीजें किस में दिख गया? बी नंबर में दिख गया। मतलब 51 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो बी चला जाएगा। बी में सारी चीजें दिख रही है, ठीक है? आंसर बी चला गया, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्या इस पेपर को इस तरह से मोड़ा गया? तो जब आप खोलेंगे पेपर को, पेपर बिल्कुल ऐसा खुलेगा। तो बताइए, एक कट यहां बनेगा, एक कट यहां बनेगा, एक कट यहां बनेगा और एक कट यहां बनेगा। ए नहीं होगा, यहां पे 2 ही कट दिया हुआ है। सी नहीं होगा, यहां पे 2 ही कट दिया, डी नहीं होगा। कितना आसान था बताओ? तो 52 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52 का आंसर बी। क्योंकि देख रहे हैं आप कि जब यहां से कटिंग होगा तो हाफ बनेगा और ये चारों तरफ बनेगा, ये चारों तरफ बनेगा। क्योंकि ये क्या है? 8वां भाग है, वो 8वां भाग है। तो जब खुलेगा तो 8 पार्ट में बनेगा। तो जब 2 बार में खुलेगा तो इतना होगा। तो ये चीजें 4 होनी चाहिए, 1 2 3 और 4। ऑप्शन बी। अगला सवाल 58 नंबर देखिएगा। 58 क्या कह रहा है? अब इसके लिए तो चाहिए स्पेस चाहिए, तो चलो स्पेस हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है और क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा
6 लोगों के एक परिवार में जहां लोग 3 पीढ़ियों से है, हर एक का व्यवसाय अलग है और उन्हें अलग रंग पसंद है। हर एक का व्यवसाय अलग है और उसे अलग अलग रंग पसंद है। ठीक है, तो चलिए जरा क्या कह रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। पहला लाइन क्या कह रहा, तो 3 पीढ़ी है और हर एक का व्यवसाय अलग है और उन्हें अलग रंग भी पसंद है। वह परिवार में 2 युगल हैं। 2 युगल का मतलब 2 विवाहित जोड़े। तो पहला कह रहा है कि रोहन संधि लेखाकार है और उसकी पत्नी ना डॉक्टर है और ना ही उसे हरा रंग पसंद है। तो यहां से शुरुआत करेंगे तो नहीं होगा। इंजीनियर को लाल रंग पसंद है और उसकी पत्नी शिक्षक है। मोहिनी सुनीता की सास है और उसे नारंगी रंग पसंद है। विनोद तन्मय के दादा है। यहां से शुरुआत करो तुरंत सेट हो जाएगा। विनोद तन्मय के दादा, क्योंकि जनरेशन के बारे में बता दिया, तो तन्मय इसका मतलब सबसे नीचे की जनरेशन में। अब विनोद कौन है, तो तन्मय का दादा है, तो ये हो जाएगा विनोद। अब बताइए कि 2 विवाहित युगल यही 2 जगह पे होना चाहिए, तो वही क्या कह रहा है कि विनोद तन्मय का दादा है और तन्मय जो प्रधानाचार्य है काला रंग पसंद करता है। अब तन्मय क्या है, प्रधानाचार्य है और इसको काला रंग पसंद है। इसको कौन सा रंग पसंद है, काला रंग पसंद है। विनोद तन्मय के दादा हैं और तन्मय जो प्रधानाचार्य है काला रंग पसंद करता है। मोहिनी की पोती नानू जिसे नीला रंग पसंद है। तो मोहिनी की पोती, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मोहिनी यहीं पे आ जाएगी, क्योंकि 3 जनरेशन है। अब मोहिनी की पोती क्या है, नानू। अब मोहिनी की पोती देखिएगा, तो मोहिनी की पोती मोहिनी की पोती नानू जिसे नीला रंग पसंद है, जिसे नीला रंग पसंद है, क्या दिया हुआ है, नीला रंग पसंद है। तो मोहिनी की पोती नानू जिसे नीला रंग पसंद है। नानू की मां को सफेद रंग पसंद है। अब नानू की मां देखिए 2 विवाहित कपल हो गए ना, अब इसको नीला रंग पसंद है। ओहो सॉरी, तो क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिएगा, नानू की मां को सफेद रंग पसंद है, मतलब यहां पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सफेद रंग पसंद है। नानू की मां को सफेद रंग पसंद है। क्लियर है, तो 2 2 4। अब बताइए कि ये जो लाइन था कि रोहन संधि लेखाकार है, तो बताइएगा जरा, तो रोहन तब तो यही हो जाएगा, रोहन यही हो जाएगा। अब रोहन संधि क्या है, ये लेखाकार है, ये एक लेखाकार है। तो क्या कह रहा है, रोहन संधि लेखाकार है और उसकी पत्नी ना डॉक्टर है और ना ही उसे हरा रंग पसंद है। तो उसकी पत्नी डॉक्टर नहीं है, मतलब डॉक्टर यहां पे नहीं होगा, छोड़ दीजिए। आगे क्या कह रहा है, इंजीनियर को लाल रंग पसंद है और उसकी पत्नी शिक्षक है। अच्छा, इंजीनियर को लाल रंग पसंद है, अब इंजीनियर यहां नहीं होगा, तो इंजीनियर कहां पे हो जाएगा, इंजीनियर यहां पे हो जाएगा। अब इंजीनियर को कौन सा रंग पसंद है, लाल रंग पसंद है। तो इंजीनियर को लाल रंग पसंद है और उसकी पत्नी शिक्षक है, और यह कौन है, शिक्षक है, यह शिक्षक है। ठीक है, इंजीनियर को लाल रंग पसंद है। अच्छा बताइए कि रोहन संधि लेखाकार है और उसकी पत्नी ना डॉक्टर है, नहीं। अच्छा बताइए, डॉक्टर जब यहां नहीं होगा तो इसका मतलब डॉक्टर जो होगा वो कहां हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। तो एक प्रोफेशन क्या बच गया है, ठीक है, ठीक है। इंजीनियर को लाल रंग पसंद है, उसकी पत्नी शिक्षक है। मोहिनी सुनीता की सास, मतलब सुनीता यहां पर हो जाएगी। अब मोहिनी कौन है, तो मोहिनी सुनीता की सास है। तो मोहिनी सुनीता की सास है और उसे नारंगी पसंद है, मतलब मोहिनी को नारंगी पसंद है। क्लियर, ठीक है, नारंगी पसंद है। अच्छा, हरा किसी को पसंद नहीं था, तो हरा किसको पसंद हो जाएगा, तो हरा इसको पसंद हो जाएगा, रोहन को। तो मोहिनी सुनीता की सास है और उसे नारंगी पसंद है। विनोद तन्मय के दादा तन्मय जो प्रधानाचार्य है काला रंग पसंद। मोहिनी की पोतू नानी जिसे नीला रंग पसंद है और नानू की मां को सफेद रंग पसंद है। चलो हो गया, ठीक है, हो गया, डायग्राम तो बन गया, खाली इसका प्रोफेशन नहीं पता चल पाया। तो छोड़िए, खैर प्रोफेशन पता नहीं चल पाया तो कोई बात नहीं है। सवाल क्या पूछा, निम्न में से कौन सी युगल जोड़ी सही है, तो निम्न में से कौन सी युगल जोड़ी सही है ये बताना है। तो जरा आइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी युगल जोड़ी सही है। तो पहला कह रहा है कि मोहिनी विनोद एवं रोहन संधि सुनीता। तो मोहिनी विनोद और रोहन सुनीता, तो देखिए तो सही दिया हुआ है क्या, तो मोहिनी विनोद बिल्कुल सही दिया हुआ है और रोहन सुनीता बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 58 का ऑप्शन
ए हो जाएगा। अच्छा सवाल था ये, तो आप लोग जरा इसको लिख लो जल्दी से, फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खैर इसका आंसर तो ए हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक किसान 4 फसलें उगाता है, कौन कौन सा? ए, बी, सी और डी। ये जरूरी नहीं कि हर फसल वो हर साल उगाए। अब एक कब? जनवरी से मई। मतलब एक कब उगाई जाती है? तो ए जनवरी से मई के बीच में उगाई जाती है। अब बी अप्रैल से जुलाई में उगाई जाती है। सी जून से अक्टूबर में उगाई जाती है। और डी सितंबर से, ध्यान दीजिएगा, डी कहां से? तो डी सितंबर से जनवरी में उगाई जाती है। एक फसल बुआई से कटाई, अब एक फसल बुआई से कटाई होने में 3 महीने लेती है। एक बार में सिर्फ एक फसल उगाई जा सकती है। किसान, अब यहां से देखो इंफॉर्मेशन कि किसान एक की बुआई अगर जनवरी में करे के महीने में शुरू करता है, यदि प्रत्येक फसल के बीच में 1 महीने का अंतराल है, तब सी कब काटी जाएगी? तो मान लो कि वो एक की बुआई कब करता है? जनवरी में। अब एक की बुआई जनवरी में करेगा तो ये बुआई करता है। ये क्या करता है? बुआई करता है। ठीक है, तो एक काटी कब जाएगी? तो एक काटी कब जाएगी? 3 महीना, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि मार्च में ये काटी जाएगी। मार्च में ये काटी जाएगी। चलो ए का हो गया। अब चलो हम बात करते हैं बी के बारे में। अब 1 महीने का गैप होगा, 1 महीने का गैप होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो अब 1 महीना का गैप होगा क्योंकि हर फसल के बीच में 1 महीने का अंतराल है। तो बी कब होगा? तो बी की बुआई कब होगी ये बताओ? तो बी की बुआई कब होगी? अप्रैल में नहीं, मई में होगी। तो बी की बुआई मई में। तो बताइए बी की कटाई कब होगी? 3 महीने में, मतलब मई के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मई, जून, जुलाई में। क्या में? जुलाई में। चलो बी का भी कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं सी के बारे में। अब सी कब होगा? तो फिर 1 महीने का अंतराल होगा, मतलब जुलाई के बाद क्या हो जाएगा? अगस्त छोड़ दीजिए। सी की बुआई सितंबर में होगी। सी की बुआई सितंबर में बुआई होगी। तो इसकी सी की कटाई कब होनी चाहिए? तो सी की कटाई इसके अकॉर्डिंग कब होगी? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या हो जाएगी? नवंबर में ये कटाई होगी। अच्छा अब बताइए कि सी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? जून से अक्टूबर ही होना चाहिए। यहां क्या आ गया? नवंबर आ गया। इसका मतलब कटाई नहीं की जा सकती। कटाई नहीं की जा सकती क्योंकि सी जून से अक्टूबर में ही काटे जाने हैं। यहां पे अगर हम चले तो नवंबर आ गया, इसका मतलब कटाई नहीं की जा सकती। सिंपल सा लॉजिक था कि ए की बुआई जनवरी में किसान करता है, तो कह रहा है कि सी कब काटी जाएगी? तो ए अगर जनवरी में बुआई करता है, मतलब मार्च में वो काटेगा। अब 1 महीना के अंतराल के बाद, मतलब अप्रैल का अंतराल रहेगा। अब बी कब बोएगा? मई में। जुलाई में 3 महीना में काट लेगा वो। फिर 1 महीने का अंतराल लेगा, सितंबर में सी बोएगा। तो काटेगा कब वो? 3 महीने के बाद नवंबर में काटेगा। लेकिन सी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सी जब भी सी की बुआई या कटाई, सी फसल जून से अक्टूबर के बीच में ही आना चाहिए। मतलब ये नवंबर महीना चला आया, मतलब कटाई नहीं की जा सकती। आंसर हो जाएगा तो 59 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? लिखना है कुछ इसमें से? लिख लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 61 नंबर में।
निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाएं? तो सिर्फ रेखाएं होती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हॉरिजॉन्टल कितने हैं? 1 2 3। वर्टिकल कितने हैं? 1 2 3। और डायगोनल कितने हैं? 1 और 2। मतलब टोटल कितने हो गए? 8। कितने हो गए टोटल? 8, मतलब कि सी। तो 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल था। 62 नंबर देखिए क्या कह रहा है। डैश सी बी डैश सी ए डैश बी ए सी बी डैश सी ए डैश बी ए सी डैश डी। अब देखो ये टोटल है कितने और इसको बांट दो। तो 2 2 4 4 8 2 10 3 13 1 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 है तो 4 4 में बांटा होगा या 5 5 में। तो चलो हम पहले 4 4 में बांट देते हैं। 2 2 4 2 2 4 2 2 4। देखिए ए सी क्या छूटा हुआ है? तो ए सी यहां पर भी देखिए, इसको कनेक्ट कीजिए इससे, अल्टरनेट लेकर के चलिए। ठीक है, तो ए सी तो मतलब कि ए हो जाएगा। ए सी बी के बाद क्या दिया हुआ है? लास्ट लेटर डी है। तो ए सी बी डी, तो ए सी बी डी और ए सी बी डी। एक तो चलो ग्रुप मिल गया। अब यहां पर है सी ए, अब बी छूटा हुआ है तो सी ए बी डी और सी ए बी डी कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन ऑप्शन मैच करना चाहिए। क्या? तो ए डी बी डी। अब बताइए ए डी बी डी यहां नहीं है, ए डी ए डबल डी। ओ हो। अच्छा बी तो है ही ना जी, सॉरी। देखो बी तो है ही ना, तो मिसिंग क्या है? डी ही ना मिसिंग है, सी ए डी बी। तो इसको इससे कनेक्ट करो, मतलब कि ए सी बी डी, फिर ए सी बी डी, ए सी बी डी। यहां अगर बात करते हैं इसका अल्टरनेट सी ए डी बी, सी ए डी बी। अब हमारा ऑप्शन क्या हो गया? तो ए डबल डी, ए 4 गो डी बी। अब ए 4 डी और बी, मतलब कि सी नंबर आंसर हो गया। तो 62 का आंसर सी हो गया। तो 4 4 में बांटे और क्वेश्चंस बन गया। क्लियर? चलिए फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सभी वैज्ञानिक मूर्ख हैं। वी से वैज्ञानिक हो गया। अब सभी वैज्ञानिक क्या है? मूर्ख हैं, और सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। चलो पहला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला कह रहा है सभी वैज्ञानिक अनपढ़ हैं। क्या सभी वैज्ञानिक अनपढ़ हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सही हो गया। दूसरा, सभी अनपढ़ वैज्ञानिक है, तो रिवर्स में नहीं, जब आप वापस आते हैं अंदर की तरफ तो सभी गलत माना जाता है। सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, फिर वापस आ रहे हैं, गलत होगा सभी। कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक हो सकते हैं, कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक हो सकते हैं, तो गलत, क्योंकि जो ऑलरेडी है वो वैज्ञानिक हो सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो केवल एक ओहो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब चौथे को सही करना है, चौथे को सही करना है। ऑप्शन भी मैच कराना तो सिर्फ 1 व 4 अनुसरण करते हैं। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 66। देखिए यहां किया क्या है। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां किया गया है। तो 12 गुना 20 बटा 4 इज इक्वल टू 60 आ गया। अब ऐसा कहां आ रहा है? तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है। कहां से? ए नंबर में, कि 8 गुना 12 अब बटा 4 जैसे ही करते हैं तो 24 आ जाता है, मतलब कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो 66 का आंसर ए हो जाएगा। 66 का आंसर ए। शुरू वाले दोनों को गुना करके 4 से भागा दीजिए तो आ जाएगा।
क्लियर। अगला सवाल 67 नंबर में देखिए, यहां पर क्या किया गया है देखिएगा, अल्टरनेट करके देखो, फिर उसी तरह से अल्टरनेट करके देखो, बन जाएगा। देखो 36 24 और 36 44, तो यहां देखो क्या है 24, यहां 44 और यहां 64। सेम इधर देखिएगा 43 45, तो आगे जो होगा वो 47 होगा, और 63 सेम है, 63 सेम है, तो आप भी 63 को सेम रखो। तो आंसर क्या हो जाएगा 47 63, मतलब 67 का आंसर सी हो जाएगा। अल्टरनेट सीरीज है, कौन सा सीरीज है, अल्टरनेट सीरीज है। क्लियर है। चलो फिर 68 नंबर में किया क्या है तो देखिएगा, इसकी बात करते हैं। तो 8 - 4 एंड 7 - 2 = 45 आ गया। मतलब यहां से 4 और यहां से 5 और यहां पर 45 लिख दिया। सेम अगर बात करते हैं यहां की, तो 6 - 3 एंड 4 - 1, मतलब 3 और 3 = 33 आपका आ गया। आ गया कि नहीं, 3 और 3 33, ठीक है, आ गया कि नहीं। तो चलो यहाँ का निकालते हैं। तो यहाँ का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 - 4 और 8 - 2, मतलब कि यहाँ पर 5 और यहाँ पे 6 = 56 आपका आंसर ए नंबर, मतलब 68 का ऑप्शन ए। सिर्फ किया क्या है, सिर्फ किया क्या है कि लेटर्स का जो है, जो डिजिट्स दिए हुए हैं उसका गैपिंग किया है और सामने लिख दिया है, और कुछ भी नहीं किया है। क्लियर। चलिए फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्किप करते हैं इसको, मैथ का क्वेश्चन है ये। सेवेंटी नंबर देखिए क्या कह रहा है, एफ ए का भाई है। अब एफ जो है वो ए का भाई है, एफ ए का भाई है, और सी जो है वो ए की पुत्री है, और के एफ की बहन है। तो के अगर एफ की बहन है तो ए की भी बहन होगी, के अगर एफ की बहन तो ए की भी बहन होगी, के एफ की बहन है। जी सी का भाई है। अब जी कौन है, तो जी जो है वो सी का भाई है, तो जी सी का भाई है। तो जी का चाचा या मामा कौन है बताइए। तो जी का चाचा या मामा कौन होगा, तो के तो हो नहीं सकते, ए नहीं हो सकते, मतलब कि एफ ही ना होगा। तो जी का मामा या चाचा कौन होगा, एफ होगा, मतलब कि सी नंबर आंसर। तो 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 70 का ऑप्शन सी। क्लियर है। आसान सा सवाल था ये, बहुत इजी, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एक पंक्ति में ए का स्थान शुरू से 18वां है। मान लो कि ए है जो शुरू से 18वां है, जबकि बी का स्थान अंत से 16वां है, और बी का स्थान अंत से 16वां है। यदि सी का स्थान शुरू से 25वां हो और ए तथा बी के बीच में हो, मतलब कि ये रहा सी, अब ये 25वां हो और दोनों के बीच में हो, तो क्या कह रहा है, और दोनों के बीच में हो, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो जरा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये ठीक बीच में है, मतलब और 6 लोग इधर और 6 लोग इधर। तो जरा बताइए कि इस दोनों के बीच में कितने लोग हो गए, 13 लोग हो गए। क्योंकि अगर ए 18वां है और सी 25वां है, तो दोनों के बीच में 6 बच्चे हैं, और ये ठीक बीच में है, मतलब 6 बच्चे इधर और 6 बच्चे इधर। तो बताइए इसके और इसके बीच में कितने छात्र, 6 6 12 और एक सी, मतलब कि 13। अब आप कुल छात्र निकाल सकते हो। तो कुल छात्र कैसे निकलेगा, तो 18 इधर हैं
बीच में 13 है और लास्ट में 16 है, मतलब कि 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47। ऑप्शन ए। तो बताइए 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। एक टेक्निक ये थी, या दूसरा, एक तरफ से तो 25 है ही, इधर से कितना हो जाएगा? 16 6 22 1 23 हो जाएगा, और इधर से 23 हो जाएगा। तो जब एक ही पर्सन एक तरफ से 25 दूसरी तरफ से 23, तो दोनों रैंकों का योग -1 करके भी हम 47 निकाल सकते हैं। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि किस में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप दोनों तरफ से रैंक निकाल करके या बीच का छात्र निकाल करके। दोनों ही प्रोसेस है, और दोनों ही प्रोसेस से आपका आंसर बिल्कुल वही आने हैं। क्लियर है? 71। कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए फिर 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 73, यदि किसी विशेष कोड में डाउन को ये लिखा जाता है, नेम को ये लिखा जाता है, तो मोड को क्या लिखा जाएगा? तो मोड को क्या लिखा जाएगा? देखिए, एम दूसरा लेटर है तो दूसरा कोड क्या है? परसेंट। ओ दूसरा लेटर है तो दूसरा क्या है? @ और DE, तो D कहां पे है? D पहला लेटर, तो पहला लेटर 3 हो गया, और E लास्ट लेटर है तो लास्ट लेटर क्या है? 5। मतलब %@35, %3 और 5। ऑप्शन नंबर 73 का डी हो जाएगा। बस करना क्या था? डायरेक्ट कोडिंग है, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कोडिंग, मतलब डायरेक्टली कोड कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अगला सवाल 75 नंबर देखिएगा। किसी चित्र में एक स्त्री को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा कि इसकी मां की मां, मतलब नानी, मेरे पिता की मां है। मतलब उसकी नानी मेरे पिता की मां, उसकी नानी मेरी दादी है, उसकी नानी मेरे पिता की मां मतलब दादी है। अच्छा, उसकी नानी मेरी दादी, उसकी नानी मेरी दादी, मतलब वो मेरी बहन हो गई और मैं उसका फुफेरा भाई हो गया। तो आंसर क्या होगा? फिर आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है? तो फुफेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई हो जाएगा, मतलब कि ममेरा भाई। आंसर 75 का बी। सर डायग्राम बना दीजिए। ओके, कोई बात नहीं, डायग्राम में बना देता हूं। लड़की की क्या कह रहा है? स्त्री के तरफ इशारा करते आदमी कहता है कि इसकी मां की मां, मतलब कि मान लो कि ये स्त्री है। अब स्त्री की मां मतलब इसकी नानी हो गई। अब ये कौन है? मेरे पिता की मां है। अब ये कौन है? तो मेरे पिता की मां है, मतलब लड़का यहां हो जाएगा, लड़के के पिता की मां है। मतलब कि बताइए कि यह लड़का जो है स्त्री का कौन लगेगा? ममेरा भाई लगेगा, ममेरा भाई लगेगा। ऑप्शन बी। डायग्राम से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनेगा। क्लियर है? अगला सवाल 76 नंबर में देखिए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा 1 2 और 3। इसमें कितना पार्ट है? 1 2 3 और 4। तो इसका हो जाता है 1 + 2 + 3 + 4, सबको जोड़ दीजिए तो 10 त्रिभुज। तो बताइए 10 त्रिभुज यहां बना और 10 त्रिभुज यहां बना, 20 तो ऐसे ही बन गए। प्लस इसमें क्या होता है ना, 2 त्रिभुज निकल करके आते हैं। तो जैसे कि यहां पर 2 त्रिभुज और फिर यहां पर भी 2 त्रिभुज, मतलब 20 + 4 कितने? 24 त्रिभुज हो जाएंगे। 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि 10 इसमें तो 10 ऊपर वाले में तो 10 नीचे वाले में, तो 20 तो ऐसे ही हो गया। 4 त्रिभुज कहां? एक ये वाला, एक ये वाला, तो 2 जब यहां बना तो 2 यहां पर भी बना। मान लो कि अगर मैंने ऐसे कर दिया, इसमें 4 त्रिभुज निकल करके आ गया ना जी, तो 4 त्रिभुज वही बढ़ गया, 24 हो गया। ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 77 नंबर देखिएगा। यह मैथ का सवाल है। स्किप नहीं कह रहा है, इसका मान ज्ञात करो।
एक काल्पनिक भाषा में 0 ये था। चलो मैं मान ज्ञात कर देता हूं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। अब डी का सब प्लेस वैल्यू नीचे है, मतलब ए का मतलब 0, यही ना लिखा जाता है काल्पनिक भाषा में, अंकों को इतना लिखा जाता है। तो डी का मतलब सब का वैल्यू एक एक घट जाएगा, मतलब कि 32 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, और गुना 5 हो जाएगा, माइनस फिर देखिए बी एफ का मतलब 15 हो जाएगा, बी एफ का मतलब एक एक वैल्यू घट रहा है, और माइनस डी का वैल्यू 3 हो जाएगा, और गुना और डी का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो चलिए जरा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, बता देता हूँ, है लेकिन मैथ का देखिएगा। 32 गुना 5 और माइनस 15 माइनस 3 12 हो जाएगा, हो जाएगा, माइनस 12 और गुना 3 हो जाएगा। अब तो बड़ी ब्रैकेट हो गया, तो कितना हो जाएगा 32 गुना 5 160 और माइनस 36, तो 160 में से 36 गया तो 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 124। अब 124 को क्या लिखिएगा, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा बी, 2 का मतलब क्या हो जाएगा सी, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा ई, मतलब बी सी ई, ऑप्शन बी। समझ गए? तो 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एक एक वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू 1 होना चाहिए लेकिन यहां 0 लिखा है, बी का 2 होना चाहिए यहां 1 लिखा है, सी का 3 होना चाहिए 2, एक एक घट रहा है। तो हम भी क्या किए, सब जगह पे एक एक घटा दीजिए, डी सी को 32 लिख दिए, एफ को 5 लिख दिए, और कैलकुलेशन कर डाले तो आंसर आया 124, मतलब कि बी सी ई। क्लियर है? 80। यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा? ELECT, 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 तो सबसे पहले ELECT आएगा, फिर ELECTR, ELECTO, ELECTI, ELECT, तो दूसरे पर ELECTI आएगा। अब I के बाद क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, तो मतलब तीसरा ये हो जाएगा, फिर R और R, मतलब कि तीसरा वर्ड इलेक्टर। इलेक्टर का मतलब 80 का आंसर ए हो जाएगा। तो तीसरा लेटर, मध्य का लेटर का मतलब क्या हो गया, तीसरा लेटर, तो बताइए 80 का आंसर ए हो जाएगा, 80 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? 81 नंबर। अब इसको तार्किक लॉजिकली अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगा, तो फिर 4 आ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, मतलब कि 1, गरीबी बढ़ेगी तो पहले बीमारियां और अंत में मृत्यु, मतलब 24 153 कहाँ है जी, हाँ बी नंबर में। तो बताइए 81 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। लॉजिकली अगर अरेंज करेंगे तो यही होगा। ठीक है, 2 4 1 5 और 3। क्लियर? अगला सवाल देखिए 82 नंबर में क्या कह रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एवं यू एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, परस्पर सम्मुख है, मतलब कि आपस में सबका मुख है, पी क्यू के सामने। अब पी कहां पे है, तो क्यू के सामने। चलो ठीक है, पी क्यू के सामने, क्यू टी के दाहिनी ओर तथा आर के बाईं ओर है। अब क्यू कहां पे है, तो टी के दाहिनी ओर तथा आर के बाईं ओर, हो गया, क्यू टी के दाहिनी ओर और आर के बाईं ओर बैठा है। पी यू के बाईं ओर तथा एस के दाईं ओर, तो पी कहां पे है, तो यू के बाईं ओर है और एस के दाईं ओर है, बैठ गया। तो कह रहा आर के विपरीत कौन बैठा है, तो जरा बताइए कि आर के विपरीत कौन बैठा हुआ है, तो आर के विपरीत में यू बैठा हुआ है, आर के विपरीत में यू बैठा हुआ है, आर के विपरीत में यू, मतलब कि ऑप्शन ए। तो 82 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, (83) नंबर देखिएगा। 83 में कह रहा है कि सभी पुस्तकें जो हैं वो पत्तियां हैं। अब सभी के सभी पुस्तक क्या है, पत्तियां हैं। पीटी से पत्ती, पीएस से पुस्तक। अब कुछ पत्तियां जो है वो वन है
कोई भी वन जो है वो संदूक नहीं है। अब इस पे चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला, कुछ वन पुस्तकें हैं। अच्छा बताइए कि वन ये रहा और पुस्तक ये रहा, दोनों अलग अलग, मतलब कि कोई कनेक्शन नहीं है। कोई भी पुस्तक संदूक नहीं है, तो कोई भी पुस्तक संदूक नहीं है, गलत, क्योंकि इसकी दुश्मनी इसके साथ है, ये बेचारा दोनों के झगड़े से बाहर है, मतलब ये झगड़े में शामिल ही नहीं है, तो निगेटिव नहीं बनाएगा। अब कुछ पत्तियां संदूक है, बिल्कुल, ये रहा पत्ती, ओह, कुछ पत्तियां संदूक है, बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग है, तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता है, मतलब 83 का आंसर डी जाएगा। 83 का आंसर डी जाएगा। ठीक है, कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए निगेटिव इसके बीच में है, तो इसके एरिया में जो भी आएगा वो इससे निगेटिव बनाएगा, तो ये तो इसके एरिया में नहीं आ रहा है, तो क्यों निगेटिव बनाएगा, दूसरा इसीलिए गलत होगा। दूसरे में कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, क्लियर। छियासी से 87 नंबर में देखिएगा, आपको कथन और पूर्व धारणा है, दिया ना, कथन और पूर्व धारणा। कह रहा है आजकल नदियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, तो पहला, यह जल संकट को कम करेगा, तो बिल्कुल सही। यह हमारे पारिस्थितिक जीवन तंत्र की रक्षा करेगा, तो बिल्कुल सही। आपको पता है कि जल कितना महत्वपूर्ण है, मतलब कि दोनों ही पूर्व धारणाएं 1 और 2 प्रभावशाली हैं, मतलब 86 का आंसर सी हो जाएगा। 86 का आंसर सी हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए 87 नंबर में क्या कह रहा है। 87 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लगभग सभी नियुक्तियों में पहले के 1 अथवा 2 वर्ष परिवीक्षा के होते हैं और नौकरी का स्थायीकरण परिवीक्षा की अवधि के बाद होता है। परिवीक्षा का मतलब हो गया ट्रेनिंग पीरियड जिसको बोलते हैं। लगभग सभी नियुक्तियों में, मतलब जितने भी नियुक्ति होते हैं, पहले के 1 अथवा 2 वर्ष परिवीक्षा के होते हैं, ट्रेनिंग के होते हैं, और नौकरी का स्थायीकरण परिवीक्षा की अवधि के बाद होता है, और वो परमानेंट कब होते हैं, ट्रेनिंग के बाद। तो पहला कह रहा है कि नियुक्ता को कर्मचारी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, तो बिल्कुल सही पूर्व धारणा। दूसरा, नियोक्ता मतलब जो नियुक्त हुआ है, नियोक्ता परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिक काम करवाना चाहते हैं, गलत। नियोक्ता मतलब जो सेलेक्टर होते हैं, तो केवल पूर्व धारणा 1, तो वो उससे ज्यादा काम नहीं, काम सिखाना चाहते हैं, करवाना नहीं चाहते, तो केवल 1 प्रभावशाली है, तो 87 का ऑप्शन ए चला जाएगा। 87 का ऑप्शन ए चला जाएगा। कोई दिक्कत? ओके, 88 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि अभय भास्कर से लंबा है। चलो, अब अभय जो है वो भास्कर से लंबा है, मैंने भी मान लिया, वो बोला और मैंने मान लिया। अभय जो है वो भास्कर से लंबा है, चंद्र अभय से लंबा है। अब जो चंद्र है वो अभय से लंबा है, ये भी मैंने मान लिया। ईश्वर चंद्र से लंबा है, अब ईश्वर जो है वो चंद्र से लंबा है, तो ईश्वर चंद्र से लंबा है। और धीरज सबसे लंबा है, और धीरज सबसे लंबा है। धीरज जो हो गया वो सबसे लंबा हो गया, ठीक है, धीरज सबसे लंबा है। यदि इन सबको उनकी लंबाई के अनुसार बैठाया जाता है तो मध्य स्थान पर कौन बैठेगा? तो जरा बताइए कि सबको जो लंबाई के अनुसार से तो ऑलरेडी हम लोग बैठा दिए, तो बताइए कि मध्य में कौन बैठ रहा है? तो मध्य में बैठ रहा है चंद्र। कौन बैठ रहा है? चंद्र, मतलब कि ऑप्शन सी। तो बताइए 88 का ऑप्शन जो होगा वो सी चला जाएगा। तो 88 का ऑप्शन सी चला जाएगा, क्लियर है? 38 का ऑप्शन सी। आगे बढ़े, 89 में कह रहा है कि एक गोल डायल वाली घड़ी में घंटा, मिनट और सेकंड की
3 सुइयां हैं और तीनों सुइयां 12 बजे ठीक एक के ऊपर एक होती है, तो 12:10 पर घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच लघु कोण कितना होगा। तो क्या कह रहा है 12:10 और कह रहा है छोटा कोण कितना होगा, छोटा कोण का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, तो 60h माइनस 11m/2 करते हैं। इसका मतलब 60 गुना 12 और माइनस 11 गुना 10 और बटा 2, तो कितना हो जाएगा 720 और माइनस 110/2। अब 720 में से 110 घटाएंगे तो 610 आएगा, आएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, 610। अब इसको अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा 305 डिग्री। अब ये तो बड़ा कोण निकला, ये क्या निकला बड़ा कोण, लेकिन हमसे पूछ रहा है छोटा कोण। तो बताइए कि छोटा कोण कितना हो जाएगा, तो छोटा कोण का माप हो जाएगा 360 में से 305 घटा लीजिए, क्या आ जाएगा 55 डिग्री। आपका आंसर हो गया। लघु कोण कितने होंगे 55 डिग्री होंगे, तो 89 का जो आंसर होगा वो डी होगा। चलिए इसको जरा लिख लीजिए जल्दी से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 90 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 90 नंबर में कह रहा है कि कंचन ए बिंदु पर खड़ा है और उसका मित्र कुमार बिंदु बी पर खड़ा है जो कंचन के ठीक पूर्व है। मान लो कि ये ए है, कंचन ए बिंदु पर खड़ा है और उसका मित्र कुमार बिंदु बी पर खड़ा है जो कंचन के ठीक पूर्व दिशा में है। चलो ये हो गया बी, ठीक है। तो ये कौन है कंचन, ये कौन है उसका मित्र कुमार है, ठीक है, ठीक है। बी पर है कंचन के ठीक पूर्व दिशा में। कंचन सीधे उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करता है और ठीक उसी समय कुमार भी कंचन की दोगुनी गति से सीधे चलना आरंभ कर देता है। कंचन के 5 किलोमीटर चलने के बाद कंचन और कुमार दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब कंचन के 5 किलोमीटर चलने के बाद मतलब ये कितना हो गया 5। अब ये दुगनी रफ्तार से और दोनों मिलता है यहां पर, तो दुगनी रफ्तार से मतलब कि ये हो गया। अब दुगनी रफ्तार का मतलब कितना हो गया 10। देखिए कंचन के 5 किलोमीटर चलने के बाद कंचन और कुमार दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, मतलब कि ये 5 और ये 10। तो कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब कि 100 माइनस 25 √75 होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 5√3 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 5√3। कहे सर कैसे 5√3, क्योंकि 75 को 25 गुना 3 तो लिख सकते हैं, अब 25 का 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब जब आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है तो बेस तो निकलेगा। तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 5√3 किलोमीटर और 90 का ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। 90 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 90 का ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर, लिखना है कुछ, चलो फिर 99 नंबर में चलो कह रहे किसी कोड भाषा में सीक्रेट कोड वर्ड का कोड ये दिया हुआ है, द लास्ट वर्ड का कोड ये दिया हुआ है और हर सीक्रेट अफेयर का कोड ये दिया। तो कह रहा है कि हेला इसके लिए प्रयोग हुआ है। तो हेला यहां पर दिया हुआ है, अच्छा हेला आपको यहां पर दिया हुआ है
और हेला इसमें नहीं है और हेला इसमें भी नहीं है। अच्छा बताइए एक चीज़, डेला और डेला तो मैच कर रहा है और केला तो मैच कर रहा है। अच्छा इस दोनों में डेला मैच कर रहा है तो दोनों में एक कोड मैच कर रहा होगा, द लास्ट वर्ड और सीक्रेट वर्ड, मतलब वर्ड छट गया। अब इसमें सीक्रेट कोड वर्ड और यहां पर क्या दिया हुआ, हर सीक्रेट, तो सीक्रेट कोड खत्म हो गया तो बच क्या गया, तो हेला का कोड क्या हो जाएगा, कोड, मतलब हेला का मतलब क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोड, मतलब कि डी नंबर। तो 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए सीक्रेट कहीं ना कहीं दिख रहा है और वर्ड कहीं ना कहीं दिख रहा है, उसी तरह से डेला और केला कहीं दिख रहा है तो हेला का कोड बच गया। ठीक है, अगला सवाल 100 नंबर देखिएगा, PASTEUR को वो लिख रहा है TPRUASE, मतलब सारे वही लेटर को लिखा है, सारे वही लेटर को। तो कह रहा है कि 70 को SEVENTY, तो 70 को क्या लिखा जाएगा, तो इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या किया है। तो P एक से दूसरे पर चला गया, एक से दूसरे पर, तो आप भी एक से दूसरे पर S कर दो। फिर ये A कहां चला आया है, यहां चला आया है, किस पे, तो A जो है तो दूसरे से कहां चला गया है, 1 2 3 4 5वें पर, तो 2 2 4 1 5वें पर, यहां पर क्या चला आएगा, E चला आएगा, तो E भी यहां पर जैसे से वो कर रहा है करते जाओ। अब ये S जो है वो यहां चला आया है तो भी जो है सो यहां चला आएगा, आ जाएगा भी। अब उसके बाद PAS तो आ गया, अब ये जो T है वो शुरुआत में चला गया, तो ये जो N है वो शुरुआत में चला आएगा, आ जाएगा, N जो है वो शुरुआत में चला आएगा, PAST, ओह सॉरी, जस्ट वेट, N नहीं E ना आ जाएगा, तो ये जो E है वो शुरुआत में चला आएगा, जैसे T शुरुआत में चला गया। अब EUR, अब यहाँ वाली चीजें लास्ट में चली गई है, देखिएगा E लास्ट में चला गया है तो हम भी N को लास्ट में देते हैं। अब बच गया T और ये, तो यहाँ पर UR दिया हुआ है, यहाँ पर भी रिवर्स हो गया, तो TY दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, YT, और आपका आंसर हो गया। तो जैसे जैसे वो क्रॉस किया था हम भी कर दिए, या फिर आप इसको नंबरिंग करके बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके भी, तो आप भी इधर करके बैठा सकते हो। तो ESYTEVN का मतलब 100 का जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, 100 का ऑप्शन ए। क्लियर, तो चलिए सेट नंबर 14 जो है आपका क्लियर हो गया यहां से। ठीक है, तो हम लोग बहुत जल्दी सेट नंबर 15 में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट सबको। ठीक है, इसमें से कुछ लिखना है आप लोग लिख लें। ठीक है, ओके, चलिए फिर बाय।